फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, करेंसी एट डिस्काउंट या फिर करेंसी एट प्रीमियम या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि बीएफएम के एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं वो हमने कवर की थी हमारी फर्स्ट बाइट में. सो दिस इज अ सेकंड सेशन रिलेटेड टू द बाइट्स ऑफ बीएफएम सीआईआईबी एंड इस तरह की 30 टोटल बाइट्स आप लोगों के लिए रहने वाली हैं जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में हम इन चीजों को समझने वाले हैं. सो अगर आपने फर्स्ट वीडियो को गो थ्रू नहीं किया है फटाफट से उस वीडियो को जाकर के गो थ्रू कर लीजिए एंड यकीनी बना लीजिए कि उसके बाद ही आप इस वीडियो को गो थ्रू करें ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो यहां पर आप क्लियर कर पाए. सो जल्दी से यहां पर सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो मेरा नाम है आशीष जैन एंड मैं आपके लिए ऐसे ही जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशंस एंड सर्टिफिकेशन की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं. चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेन वी अपलोड द न्यू वीडियोस. सो बीएफएम की आज के सेशन में हम यहां पर सबसे पहले बात करने वाले हैं जो लास्ट में हमने बात करी थी. तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि अगर आपके पास एक यूएसडी का जो प्राइस है वो 76.10/30 INR है तो उस केस में जो 76.10 है वो आपका बाइंग रेट होगा जबकि 76.30 जो है वो हमारा सेलिंग रेट होगा. फर्दर हमने समझा था कि अगर आपके पास फॉरवर्ड पॉइंट्स गिवन है जैसे कि आपके पास 2 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट गिवन है लेट्स से 30/40 तो इस केस में आपके पास ये बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं ये सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स है एंड अगर आपके पास सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स ज्यादा हैं बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट से तो हम कहते हैं करेंसी प्रीमियम पर है एंड अगर यही आपके पास सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स कम होते हैं बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट से तो हम कहते हैं करेंसी डिस्काउंट पर है. अगर करेंसी प्रीमियम पर है तो वहां पर हम प्लस कर देते हैं ऐड कर देते हैं और करेंसी अगर आपके पास डिस्काउंट पर है तो हम वहां पर माइनस कर देते हैं. ये सिंपल से कंसेप्ट हम समझ चुके हैं. इसके अलावा हमने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के बारे में समझा हमने नोस्टर अकाउंट के बारे में समझा तो वो सभी कंसेप्ट को आज की इस वीडियो में हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं. तो आज की इस वीडियो में जो मेन टॉपिक हमारा है दैट इज रिलेटेड टू द लेटर ऑफ क्रेडिट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लेटर ऑफ क्रेडिट. अब लेटर ऑफ क्रेडिट का बेसिकली इसको डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं. क्यों डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं उसके बारे में आप जल्दी ही जान जाएंगे. तो लेटर ऑफ क्रेडिट ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड में होता है लेकिन इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट भी होती है. इनलैंड का मतलब है यानी कि दोनों पार्टी सारी की सारी पार्टीज आपकी एक ही टेरिटरी में रहने वाली हैं तो वहां से रिलेटेड जो लेटर ऑफ क्रेडिट होती है उसको इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं. अदरवाइज अगर फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व है तो उसको हम फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं. राइट. अब सबसे पहला पार्ट हम ये जानेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट की शुरुआत कहां से होती है क्यों इसकी जरूरत पड़ी क्यों इसको ओपन करना पड़ता है. ठीक है उसके बारे में जाते हैं. तो सबसे पहले इस तरह से समझिए लेट्स द केस कि हमारे पास एक पर्सन है यहां पर ए इज द पर्सन एंड बी जो है वो यहां पर दूसरा पर्सन. तो टोटल दो हमारे पास ये पर्सन है. ए जो पर्सन है हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इंडिया में रह रहा है जबकि जो बी पर्सन है हम ये एज्यूम करते हैं कि ये यूएसए में रहता है एंड यहां पर इंडियन पर्सन ने बाहर से सामान मंगवाना है. ठीक है तो उसके केस में क्या कहेंगे कि हम कहेंगे जो पर्सन बी है वो यहां पर होगा एक्सपोर्टर. तो पर्सन बी यहां पर एक्सपोर्टर बन जाएगा एंड पर्सन ए जो कि इंडिया में रहने वाला है वो यहां पर कहलाएगा इंपोर्टर. या हम कह सकते हैं कि पर्सन ए जो है वो यहां पर बायर है एंड पर्सन बी जो है वो यहां पर सेलर है जिसने कि सामान को बेचना है. ठीक है ये चीज क्लियर होगी. अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का कि मैं इतना सामान खरीदना चाहता हूं बी कहता मैं इतना सामान बेचना चाहता हूं बी कहता मैं इस रेट पर सामान को दूंगा ये क्वालिटी की गुड्स रहेंगी ये इसकी डिस्क्रिप्शन रहेगी. तो उसके बेस पर इनके बीच में यहां पर ऑलरेडी एक मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहां पर साइन हो चुका है. सो दिस इज द मेन कॉन्ट्रैक्ट ओवर हियर एंड ये मेन कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही लेटर ऑफ क्रेडिट जो होती है वो ओपन की जाती है. इस चीज को आप समझ लीजिए. राइट. लेकिन अब बायर के मन में यानी कि इंपोर्टर के मन में एंड सेलर के मन में कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं कुछ ना कुछ यहां पर रिस्क रहता है. वो रिस्क किस चीज से रिलेटेड होता है. अब ए जो कि यहां पर बायर है उसके मन में ये रिस्क होगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं सामान की पेमेंट कर दूं सामान शिपमेंट की ही ना जाए. ठीक है या फिर घटिया क्वालिटी का सामान भेज दिया जाए या फिर सही टाइम पर सामान ना भेजा जाए. तो ऐसी दिक्कतें रहेंगी ए के माइंड में यानी कि बायर के माइंड में. इसी तरह से सेलर के माइंड में भी कुछ पॉइंट्स रहेंगे कि ऐसा ना हो कि मैं शिपमेंट कर दूं मेरे को पेमेंट ना मिले या फिर कम पेमेंट मिले या फिर वो पर्सन एक्सेप्ट ही ना करे गुड्स को. तो इस तरह की दिक्कतें बी के माइंड में रहेंगी. तो भी ये पर्सन कहते हैं कि हम आपस में सीधा डील नहीं करते हम बैंक्स के साथ बीच में होते हुए डील करते हैं तो उसके थ्रू इनको यहां पर सेफ गार्ड मिल जाता है इनका रिस्क कम हो जाता है. ठीक है तो यही कारण होता है. अब यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को जो पर्सन ओपन करता है ना
उसको हम कहते हैं एप्लीकेंट। क्या कहते हैं हम उसे? एप्लीकेंट कहते हैं। एंड यहां पर एप्लीकेंट जो होता है वो बायर होता है, यानी कि जो इंपोर्टर होता है वही यहां पर एप्लीकेंट भी होता है। बायर इज द एप्लीकेंट ओवर हियर। ए जो है वो यहां पर अप्लाई करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट को, वो यहां पर एप्लीकेंट कहलाता है। सो ए जो है वो यहां पर बैंक के पास जाता है, जिस बैंक के पास वो जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करवाएगा, उस बैंक को हम जानते हैं यहां पर कौन से बैंक के नाम से? तो ये होता है हमारे पास कौन सा बैंक? दिस इज द ओपनिंग बैंक। इसको हम ओपी बैंक के नाम से लिख देते हैं। ओपी बैंक यानी कि ओपनिंग बैंक है यहां पर, ठीक है। एंड ये बैंक जो है ये एप्लीकेंट की कंट्री के अंदर ही है, यानी कि इंडिया में ही है। तो एप्लीकेंट यहां पर जाता है ओपनिंग बैंक के पास। तो पहला जो स्टेप था वो हमारे पास हो गया मेन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ए एंड बी के बीच में हुआ। उसके बेस पर ए ने अप्लाई किया लेटर ऑफ क्रेडिट को, एंड यहां पर ओपनिंग बैंक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करेगा, या फिर हम कहते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट को ये इश्यू करेगा। क्या करेगा? लेटर ऑफ क्रेडिट को इश्यू करेगा। अब अगर लेटर ऑफ क्रेडिट को इश्यू करेगा तो इसको एक और नाम से हम जानते हैं, यानी कि एक तो मैंने आपको बताया कि इसको हम कहते हैं ओपनिंग बैंक के नाम से, एंड जो दूसरा है इसको हम इशूइंग बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इशूइंग बैंक भी कहते हैं, ठीक है। अभी लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन तो कर देगा, लेकिन सीधा बेनिफिशियरी के पास नहीं भेजेगा, यानी कि बी पर्सन जो यहाँ की एक्सपोर्टर है, सेलर है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। जैसे कि ए को हमने कहा एप्लीकेंट, यहां पर बी जो होता है जिसके नाम में लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन की जाती है उसको हम कहते हैं बेनिफिशियरी। इसको हम बेनिफिशियरी के नाम से जानते हैं कि इसके नेम में लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया गया है, राइट। अब डायरेक्ट उसके पास नहीं भेजेगा, ये लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइज करेगा, यानी कि ओपनिंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट अपने एडवाइजिंग बैंक को भेजेगा, यानी कि जो इसका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक था, जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक था जो कि दूसरी कंट्री में ही होगा, वहां पर इस लेटर ऑफ क्रेडिट को भेजेगा। इसको हम एडीवी बैंक कह देते हैं। एडीवी बैंक यानी कि एडवाइजिंग बैंक कह देते हैं। तो तीसरा स्टेप यहां पर बन गया कि ओपनिंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करने के बाद, यानी कि उसने क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट हिस्ट्री वो चेक करनी थी एप्लीकेंट की, वो चेक कर ली। उसके बेस पर उसने लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया एंड लेटर ऑफ क्रेडिट को यहां पर भेज दिया एडवाइजिंग बैंक के पास। अब एडवाइजिंग बैंक की कुछ ड्यूटीज होती हैं। क्या क्या ड्यूटीज होती हैं? सबसे पहली जो ड्यूटी एडवाइजिंग बैंक की होती है कि इसने ऑथेंटिसिटी को चेक करना होता है। क्या चीज को चेक करना होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी, की लेटर ऑफ क्रेडिट जो है क्या वो ऑथेंटिक है भी या नहीं। तो ऑथेंटिसिटी को चेक करने का काम किसके पास होता है? वो एडवाइजिंग बैंक के पास ये काम रहने वाला है। अब एडवाइजिंग बैंक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा एंड उसके बाद इस लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइज कर देगा किसको? टू द बेनिफिशियरी ओवर हियर, ठीक है। यानी कि फोर्थ स्टेप जो यहां पर रहेगा दैट वुड बी रिलेटेड टू कि लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइज कर दिया जाएगा बेनिफिशियरी को। अब बेनिफिशियरी अपने एंड पर चीजों को गो थ्रू करेगा कि जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से लेटर ऑफ क्रेडिट है कि नहीं है, सभी टर्म्स एंड कंडीशन सही से लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है, सभी चीजों को चेक करेगा एंड उसके बाद ये क्या करेगा? ये यहां पर शिपमेंट करवा देगा। शिपमेंट करवा देगा यहां पे। अब जिस टाइम पर शिपमेंट करवाई जाती है ना, उस टाइम पर बेनिफिशियरी को नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट किया जा सकता है एंड जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो शिपमेंट की डिलीवरी ले सकता है, ठीक है। तो ये नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग हो गया या एयरवे बिल हो गया। जनरली हम ये कहते हैं कि सीवे के थ्रू ही सामान भेजा गया तो ये बिल ऑफ लेडिंग ही होगा। बिल ऑफ लेडिंग की अपनी खुद की टाइप्स होती हैं, तो उसको हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारे पास यहां पर शिपमेंट की गई है उसके बेस पर हमारे पास जो नेगोशिएबल बिल था वो जनरेट हुआ एंड फर्दर वो बिल अब किसके पास है? बेनिफिशियरी के पास है। इसके अलावा बेनिफिशियरी जो है उसके पास एक तो हो गया बिल ऑफ लेडिंग, दूसरा हो गया उसके पास इंश्योरेंस होगा, यानी कि इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स होंगे, इनवॉइस होगा या और जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहां पर उसके पास होंगे, राइट। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये नेगोशिएट करवाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये क्या करेगा? नेगोशिएट करेगा। अब बी के पास ये डॉक्यूमेंट्स है एंड बी को इन डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करना है किसी बैंक के साथ, एंड जिस बैंक के साथ ये नेगोशिएशन की जाएगी उसको हम कहते हैं नेगोशिएटिंग बैंक। क्या कहते हैं? नेगोशिएटिंग बैंक कहते हैं। यानी कि अगर फिफ्थ स्टेप की बात करें तो शिपमेंट से रिलेटेड था एंड फर्दर अब इन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी इन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करेगा नेगोशिएटिंग बैंक के सामने। दैट इज द सिक्स्थ स्टेप ओवर देयर। तो ये सिक्स्थ स्टेप यहां पर हो जाता है कि इन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा।
एंड अगर ये डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ मेल खाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन। काइंडली प्लीज वर्डिंग का ध्यान रखेंगे, कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन कहते हैं। बहुत से क्वेश्चंस में, केस स्टडीज में डायरेक्टली ये वर्डिंग लिखी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन कह रहे हैं, इसका मतलब है कि बेनिफिशियरी ने जो शिपमेंट करी है, जो उसके डॉक्यूमेंट्स है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ मेल खाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट था उसकी कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन होगी। अब नेगोशिएटिंग बैंक जो होता है ना, नेगोशिएटिंग बैंक, अब उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। क्या टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपने इतने दिनों के अंदर अंदर छानबीन करनी है कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। एंड ये जो टाइम पीरियड यहां पर दिया जाता है, दैट इज अ 5 बैंकिंग डेज। 5 बैंकिंग डेज यानी कि बैंक की छुट्टियों के बिना जो वर्किंग डेज हैं, तो वो 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड यहां पर नेगोशिएटिंग बैंक को मिलता है कि भाई आप यहां पर इन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी कर लीजिए। अगर कोई फेर बदल है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे बाद में, ठीक है। तो 5 बैंकिंग डेज का टाइम मिलता है। इसी तरह से जो हमारे पास यहां पर बेनिफिशियरी है, जो यहां पर बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी को भी यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है। क्या टाइम मिलता है कि जिस दिन शिपमेंट की है, शिपमेंट करने के विद इन 21 डेज, शिपमेंट करने के विद इन 21 डेज जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो यहां पर इनको प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है नेगोशिएटिंग बैंक के पास, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन करने का जो टाइम पीरियड यहां पर है, दैट इज एक्चुअली 21 डेज ओवर देयर। तो 21 दिन के डेट ऑफ शिपमेंट से 21 दिन के अंदर अंदर प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट ये आपको प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। अदरवाइज बाद में आप डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ये रूल्स में कहा गया। एंड लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, दोज आर द यूसीपीडीसी। यूसीपीडीसी यानी कि यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, इसका वर्जन चल रहा है 600। ये रूल्स होते हैं, ठीक है। इनके हिसाब से, इन्हीं रूल्स के हिसाब से लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वहां पर चलता है, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि ये रूल्स एप्लीकेबल है, तभी ये रूल्स एप्लीकेबल वहां पर रहते हैं। ये यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट क्रेडिट के रूल्स हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्यों कहते हैं? क्योंकि बैंक जो इन्वॉल्व है ना, चाहे आप ओपनिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, रीइंबर्समेंट बैंक, कंफर्मिंग बैंक, कोई सा भी बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट में इन्वॉल्व रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेस पर जजमेंट लेता है, ठीक है। वो गुड्स के साथ डील नहीं करता। दैट्स व्हाई लेटर ऑफ क्रेडिट को डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है। तो हमने ये क्वेश्चन पूछा था ना मैंने ऊपर आपसे कि क्या रीजन होता है कि क्यों इसको डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। यही रीजन है, क्योंकि जो बैंक हैं वो गुड्स के साथ डील नहीं करते, दे डील जस्ट एंड जस्ट विद द पेपर्स, ओके। वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करते हैं। दैट्स व्हाई इसको डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, ओके। यहां तक का पार्ट क्लियर हो जाता है। अब जो नेगोशिएशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि बेनिफिशियरी ने विद इन 21 डेज और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट करवाने होते हैं नेगोशिएटिंग बैंक के पास। अब नेगोशिएटिंग बैंक के पास भी एक पर्टिकुलर होता है कि डॉक्यूमेंट, इनकी नेगोशिएशन किस तरह से की जाएगी। देखिए नेगोशिएशन के हिसाब से अगर देखें तो नेगोशिएशन जो है, आइदर इट कैन बी द साइट एलसी, यानी कि साथ के साथ डॉक्यूमेंट्स को डील कर लिया जाएगा, साइट एलसी हो सकती है, या फिर इट कैन बी यूसेंस एलसी। यूसेंस एलसी का मतलब है पेमेंट साथ के साथ नहीं दी जाएगी, बाद में दी जाएगी, ओके। अगर तो साइट एलसी रहती है, जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए, साथ के साथ जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो यहां पर इसको कंपनसेट कर देगा। वो यहां पर डॉक्यूमेंट्स की जो प्रॉपर छानबीन है वो करके साथ के साथ कंपनसेट कर देगा, यानी कि ये होता है साइट एलसी का केस। अगर साइट एलसी का केस नहीं है तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज यहां पर ड्रॉ किया जाता है, उसके बेस पर यहां पर नेगोशिएशन होती है, जहां पर यूसेंस यानी कि बाद में पेमेंट होगी, राइट। तो ये केस यहां पर हो गया। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि केस कौन सा होगा कि इसने साइट एलसी का केस था, साथ के साथ यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है उनको यहां पर नेगोशिएट कर दिया गया। तो ये 7 स्टेप बन गया कि नेगोशिएटिंग बैंक ने कंपनसेट कर दिया, बेनिफिशियरी को उसके पैसे मिल गए, राइट। अब उसके बाद जो नेगोशिएटिंग बैंक है, यहां पर जो नेगोशिएटिंग बैंक है, ये इन डॉक्यूमेंट्स को, ये इन वाले डॉक्यूमेंट्स को थ्रू द एडवाइजिंग बैंक भेज देगा यहां पर ओपनिंग बैंक के पास, राइट। तो इस चीज को यहां पर समझना जरूरी है। थ्रू द एडवाइजिंग बैंक इसने डॉक्यूमेंट्स को भेज दिया है ओपनिंग बैंक के पास। तो यानी कि ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 8। ये 8 नंबर स्टेप हो गया, जहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजे गए हैं नेगोशिएटिंग बैंक के द्वारा थ्रू द एडवाइजिंग बैंक टू द ओपनिंग बैंक ओवर देयर। अब ओपनिंग बैंक के पास भी यहां पर 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड है।
इसके पास भी यहां पर 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड है कि डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से गो थ्रू कर लो, एंड अगर कोई कमी पेशी है तो ये यहां पर एप्लीकेंट को वो डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं कि इनको फर्दर आगे कवर करना है कि नहीं करना। उसके बेस पर एक मंजूरी ले सकते हैं पर्सन ए से। अगर कोई कमी पेशी नहीं भी है तो यहां पर ये पैसे लेंगे एप्लीकेंट से, एंड यहां पर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहां पर दे देंगे, एप्लीकेंट को दे देंगे। बाद में एप्लीकेंट जो है वो सी पोर्ट पर जाकर के डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करेगा, शिपमेंट ले लेगा, राइट। एंड फर्दर अब मान लीजिए डॉक्यूमेंट सब कुछ सही हो गए, अब उसके बाद क्या होगा, ओपनिंग बैंक जो है वो यहां पर क्रेडिट दे देगा, वो यहां पर क्रेडिट दे देगा। कहां पर क्रेडिट देगा, वो यहां पर क्रेडिट दे देगा जो पर्टिकुलर ये बैंक था ना, एडवाइजिंग बैंक था, जो पर्टिकुलर एडवाइजिंग बैंक था, एडवाइजिंग बैंक के पास यहां पर जो नोस्ट्रो अकाउंट चल रहा था, किसका नोस्ट्रो अकाउंट, ये नेगोशिएटिंग बैंक का जो नोस्ट्रो अकाउंट था, ठीक है, वहां पर क्रेडिट दे देगा, वहां पर क्रेडिट दे देगा। सो दैट वुड बी द स्टेप नंबर 10 ओवर हियर। स्टेप नंबर 9 हमारे पास था, जो ओपनिंग बैंक ने डॉक्यूमेंट्स दिए एप्लीकेंट को। अब जैसे ही यहां पर नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट होगा एप्लीकेंट नेगोशिएटिंग बैंक का, दैट विल बी द लास्ट स्टेप, क्योंकि उसी के थ्रू यहां पर नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट भी मिल जाती है। तो ये टोटल 10 स्टेप्स हैं जो आपने यहां पर ध्यान में रखने हैं। तो पहला स्टेप जो मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेकंड स्टेप लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाने के लिए एप्लीकेंट ने विजिट किया ओपनिंग बैंक के पास, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट को दे दिया एडवाइजिंग बैंक को, एडवाइजिंग बैंक ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप जहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट दे दी गई है बेनिफिशियरी को, फिफ्थ स्टेप बेनिफिशियरी जो है यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट को छानबीन करते हुए जो शिपमेंट है वो यहां पर कर देगा। उसके पास यहां पर जो नेगोशिएटिंग डॉक्यूमेंट्स है वो यहां पर मिल जाएंगे। अब उसके बाद बिल ऑफ लीडिंग है, इंश्योरेंस है, इनवॉइस है, वो सारी की सारी वो नेगोशिएट करेगा नेगोशिएटिंग बैंक के पास। एंड ये जो प्रोसेस है उसको 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट या बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, उसके हिसाब से उसको ये चीज करनी पड़ेगी। फर्दर इसके बाद जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो पैसे दे देगा, किसको, बेनिफिशियरी को दे देगा अगर साइट एलसी का केस है। एंड फर्दर नेगोशिएटिंग बैंक को 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड मिलता ही है। एंड फर्दर ये डॉक्यूमेंट्स को थ्रू द एडवाइजिंग बैंक भेज देगा, किसके पास, ओपनिंग बैंक के पास। ओपनिंग बैंक छानबीन करेगा, 5 बैंकिंग डेज अलग से उसको मिलते हैं। एंड फर्दर अगर कोई कमी पेशी नहीं है या है उसका अप्रूवल लेगा एंड एप्लीकेंट को वो डॉक्यूमेंट्स दे देगा एंड उससे पैसे ले लेगा, राइट। एंड फिर ओपनिंग बैंक जो है वो यहां पर रीइंबर्स कर देगा पैसे को इन द नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द नेगोशिएटिंग बैंक ओवर हियर, राइट। सो दैट्स द मेन सिनेरियो। अब यहां पर एक टर्म यहां पर यूज की जाती है, दैट इज एक्चुअली द एनटीपी। एनटीपी क्या होता है, एनटीपी इज अ नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। जनरली ना लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड वो होगा कि आपका सामान जो बेनिफिशियरी से पहुंचने के लिए एप्लीकेंट के पास कितना टाइम लगा, उसको एनटीपी कहते हैं। ऐसा नहीं होता। एनटीपी होता है जब ये नेगोशिएशन, मैं यहां पर मार्क कर दे रहा हूं कि जो यहां पर नेगोशिएशन इन दोनों के बीच में यहां पर शुरू हुई है, यहां पर शुरू हुई है, नेगोशिएटिंग बैंकर्स के बीच में शुरू हुई है, वो नेगोशिएटिंग डेट से लेकर के जब तक ये पैसा क्रेडिट नहीं हो जाता यहां पर ओपनिंग बैंक के द्वारा, जो नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट नहीं हो जाता, उसके बीच में जो टाइम रेफरेंस होता है दैट्स एक्चुअली योर एनटीपी, दैट इज अ नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, उसी को हम कहते हैं, राइट। तो दैट्स वन थिंग रिलेटेड। अब एलसी के केस में क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील कर रहे हो तो यहां पर फेडाए रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो फेडाए के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो यहां पर एप्लीकेबल रहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी फर्दर वीडियो में इसके बारे में हम बात कर लेंगे। आई होप कि ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको एलसी से रिलेटेड जरूर क्लियर हो गए होंगे। देखिए बेसिक से कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो इनके बेस पर ही आपको आगे चीजें ध्यान में रखनी है एंड फर्दर आगे वीडियो को गो थ्रू करना है। कोई भी सिंगल बिट या सिंगल बाइट बीएफएम की मिस ना कीजिएगा। इन बाइट्स के थ्रू आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से बन जाएंगे। वीडियो को फटाफट से लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि फ्री पीडीएफ आप सबके लिए, चाहे आप पेड यूजर हैं या नहीं है, आप सबके लिए फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है विच इज CAIIB, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं CAIIB.learningsessions.in। तो ये वेबसाइट आपको विजिट कर लेनी है CAIIB.learningsessions.in। यहां पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप है, साइन अप कर लीजिए। एंड साइन अप करने के तुरंत बाद आप चले जाइए पीडीएफ सेक्शन में, वहां पर जाकर के आप पीडीएफ को सारे के सारे 9 के 9 पेपर्स की पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे। सो जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए एंड वीडियो को रेट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आउट ऑफ 10 जरूर रेट कीजिएगा। डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर CAIIB 2024. So that will be all. Thank you so much and see you again in the
नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट बाइट से पहले पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।